Hello guys, welcome to the Wi-Fi Study 2.0, a one-step solution for all your preparation examination। तो चाहे आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या नॉन टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपका स्वागत है हमारे इस Wi-Fi Study 2.0 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखने वाले हैं डिफरेंट पीएसयूज के इंटरव्यूज पर। चाहे जिस भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, अगर आप पीएसयू के इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट विशाल सर, और मेरे साथ हैं मेरे मेरे अजीज मित्र जिनका नाम है मनीष जिंदल सर। वेलकम टू द वाईफाई स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सर आप? अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताइए सभी बच्चों को। एकदम बढ़िया सर, मैं काफी अच्छा हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू विशाल सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हेयर। और इंटरव्यू सेशन, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं काफी इंटरव्यूज फेस कर चुका हूँ, नंबर ऑफ इंटरव्यूज। और उसके अलावा काफी इंटरेक्शन करता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो आज हम मुझे लगता है कि ये जो आज का जो सेशन है वो काफी इंटरेक्टिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सर। तो बात करते हैं मनीष सर से, मनीष सर के रिगार्डिंग। मनीष सर ने और हमने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, हमारे आरटीयू कोटा से। और उसके बाद मनीष सर ने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर किए, बहुत सारे एग्ज़ाम जिनके आप प्रिपरेशन करें उनके इंटरव्यू तक फेस किए। साथ ही साथ मनीष सर ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप सभी कमेंट सेक्शन में मनीष सर से पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होंगे मैं मनीष सर को कन्वे कर दूंगा। तो अगर गाइस आप सभी सेशन से जुड़ गए हैं तो सबसे पहला आपका यही काम होना चाहिए, यू हैव टू मार्क योर अटेंडेंस बाय क्लिकिंग ऑन द लाइक बटन। तो ये आपके इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार होने वाला है कि एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस किए हैं और पूरे एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पर वो डील करेंगे, आपको बताने वाले हैं कि उन्होंने कैसा एक्सपीरियंस वहाँ पर फेस किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं मनीष सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट पीएसयू के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, पीएसयू जैसे महारत्न, मेरीरत्न, काफ़ी बड़ी कंपनीज होती है, ठीक है, जिनमें काफ़ी अच्छी पोस्टिंग मिलती है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन करने से पहले उनका जो माइंडसेट होना चाहिए कि किस तरीके से मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी चाहिए, इंटरव्यू में जाने से पहले उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा जरा आप हमें बताइए। विशाल सर, आपने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि स्टूडेंट का पीएसयू इंटरव्यू में जाने से पहले क्या एक बेसिक माइंडसेट होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो उसको, हर स्टूडेंट को एक एनालिसिस करके जाना चाहिए। किसी भी इंटरव्यू, पीएसयू इंटरव्यू में जाने से पहले हमेशा एक एनालिसिस करके जाना चाहिए, जिसको मैं नाम देता हूं डीआर टेक्निक एनालिसिस। यानी डी मीन्स डिसाइडिंग फैक्टर एनालिसिस, आर मीन्स रियलिटी चेक एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट को यह जरूरी है कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या होने वाला है जिस भी पीएसयू के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर पीएसयू इंटरव्यू के लिए, तो आप भी मुझसे सहमत होंगे कि पीएसयू इंटरव्यू दो तरीके से होते हैं। एक, जिनमें सिलेक्शन केवल इंटरव्यू बेसिस होता है कंप्लीटली। एक ऐसी पीएसयू जिनमें केवल इंटरव्यू का वेटेज उतना नहीं होता है जितना उसके प्रीवियस जो पहला जो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, लाइक रिटन एग्जाम, उसका होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से एनालिसिस करके जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट, रियलिटी चेक, कि स्टूडेंट को एग्जाम में जाने या इंटरव्यू में जाने से पहले यह माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उसका स्टेटस कहां है, या अगर जिस बेसिस, जिस प्रोसेस के थ्रू वो इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो वहां पर वो कहां लाया करता है। इन दोनों स्टेप्स का रिजल्ट ये होता है कि अगर स्टूडेंट सिलेक्ट भी नहीं होता है इन केस, तो वो अल्टीमेटली सेल्फ डाउट में या नेगेटिविटी में नहीं जाता है कि मेरे से कहां गलती हुई। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी देखा गया है स्टूडेंट्स इंटरेक्शन के दौरान कि स्टूडेंट्स का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो जरूरी है कि आप इंटरव्यू में जाने से पहले एक माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप कंप्लीटली, आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या है। अगर आपका जो कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस है, तो उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन अलग माइंडसेट से करनी चाहिए। दूसरा, कि अगर आपका जो इंटरव्यू है वो मैटर नहीं है, तो आपको फर्स्ट प्रोसेस में जितना मैक्सिमम आप मार्क्स अचीव कर सकें या जितनी रैंक अगर आप ला सकें, अगर गेट बेसिस पर अगर आप जा रहे हैं, तो उस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए और उसके बाद इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। ओवर टू विशाल सर। थैंक यू मनीष सर। तो मनीष सर ने जो कहा है उसके एक मैं पूरी समरी कर देता हूँ कि दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं।
एक इंटरव्यू होता है कि जिसमें सिलेक्शन ही पूरा इंटरव्यू के बेसिस पर होता है, और एक इंटरव्यू ऐसा होता है जिसमें इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े कम होते हैं और सिलेक्शन में जो वेटेज होता है वो आपके रिटर्न में जो मार्क्स आए उन पर होता है। तो सर ने उन दोनों ही टाइप के इंटरव्यूज को फेस किया है। सर ने बार्क का भी इंटरव्यू फेस किया है जिसमें जो वेटेज होता है वो पूरा का पूरा इंटरव्यू का होता है, और CIL NLC जैसे भी एग्जाम को फेस किया है जिसमें जो वेटेज होता है वो आपका क्या होता है, आपके रिटर्न मार्क्स का ज़्यादा होता है और इंटरव्यू का वेटेज कम होता है। तो धीरे धीरे सर से हम ये भी बात करेंगे कि अगर इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा होता है तो किस टाइप के सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और अगर हमारे रिटर्न मार्क्स के वेटेज ज़्यादा होते हैं तब इंटरव्यू में हमें किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सर के साथ, तो जो ड्यूरिंग द इंटरव्यू होता है, ड्यूरिंग द इंटरव्यू क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं क्योंकि पहले से जो इंटरव्यू दे के बाहर आते हैं तो वो कुछ ऐसी अटपटी चीजें बता जाते हैं, हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, क्योंकि वो चीज तो बताएंगे नहीं ना जो कि बाहर स्टूडेंट जो बैठे होते हैं उनको हेल्प करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दिए जाते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को लगता है कि मुझे ये भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, इससे ये पूछा इसने ये आंसर दे दिया है। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए और हमें किस तरीके से उस आंसर को टेकल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाना चाहिए, बताइए सर। थैंक यू सर। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो स्टूडेंट्स के साथ देखने को मिलता है कि जब ड्यूरिंग इंटरव्यू की हम बात करते हैं तो सर स्टूडेंट जो है, मिसाल सर आप भी एग्री करेंगे कि दो तरीके की प्रॉब्लम फेस करता है। एक है सर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दूसरा है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ड्यूरिंग सर। इंटरव्यू प्रोसेस। पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो होता है सर वो अल्टीमेटली आता है सर सेल्फ डाउट से। वो मैं आपको बताना चाहूंगा दो चीजों की वजह से आता है सेल्फ डाउट भी, कि या तो आप प्रॉपर तरीके से तैयार होके नहीं गए हैं यानी लैक ऑफ नॉलेज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, या दूसरा कि आप बहुत ज्यादा पैनिक होते हुए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप लेकर गए हैं इंटरव्यू में। उस केस में अगर कहीं से भी आपको कुछ भी नया पॉइंट मिलता है तो आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि कि सर मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है, ये नया पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा। और इंटरव्यू के ड्यूरेशन में ये जो एक एक छोटा छोटा जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखें और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा करते हुए जो गेन की है उसी के साथ जाए। दूसरा कि जब आप इंटरव्यू प्रोसेस में हैं तो ज्यादा किसी पर ध्यान ना दें, फोकस करें कि आप यहां पर इंटरव्यू देने आए हैं, आपसे बेस्ट कोई नहीं है और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मोर देन सफिशिएंट है आपको इंटरव्यू सिलेक्शन देने के लिए। तो और सबसे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है किसी से भी किसी दूसरे स्टूडेंट से भी आपके इंटरव्यू कैसा हुआ है ये बिल्कुल भी ना पूछें, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आपसे क्वेश्चन वो डिस्कस करेगा जरूरी नहीं है और 99% केसेस में देखा गया है कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो दूसरा पॉइंट मैं आपके पॉइंट में ध्यान में लाना चाहूंगा सर, वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कई बार स्टूडेंट जो पैनिक करता है कि अगर आपकी स्किल अपने आप को अच्छी तरीके से अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तब भी स्टूडेंट एग्जाम के ड्यूरेशन में सॉरी इंटरव्यू के ड्यूरेशन में पैनिक कर जाता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि से पहले जितनी बार प्रैक्टिस हो सके अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करें। ओवर टू विशाल सर। थैंक यू सर। तो बात करते हैं कि सर ने जैसे बताया कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन ये बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। कोई भी वहां पर आंसर ब्लाइंडली गैस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो इंटरव्यू पैनल बैठा होता है आपके दिए हुए गलत आंसर में ही आपको फिर आगे जाके फंसा सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई आंसर नहीं आता है तो आप क्लियरली सिंपली कह सकते हैं सॉरी सर आई डोंट नो। तो कभी भी ब्लाइंडली गैस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन स्किल, बिल्कुल उस पर तो आपको वर्कआउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज काफ़ी होता है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको उस टाइम पर वो वर्ड्स नहीं मिल पाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन की, आप डेरिवेशन फटाफट कर लोगे, एजम्पशन आपको सारी याद रहती है, आपको एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है उसका आंसर प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इंटरव्यू में जैसे ही कोई क्वेश्चन आपके सामने पुट होता है तो उस क्वेश्चन का आंसर जो हम प्रिपेयर करते हैं उस प्रिपरेशन का टाइम जो होता है वो काफ़ी कम होता है, और उस बहुत कम टाइम में जब आपको आंसर देना होता है तो उसमें जो वर्ड्स का जो सिलेक्शन होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग योर इंटरव्यू प्रिपरेशन एग्जामिनेशन, है ना। तो चाहे आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो चाहे आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, आखिरकार टेस्ट होना आपका नॉलेज ही है। आपने जो डिग्री की है, जो इंजीनियरिंग की है, जो आपका बैकग्राउंड है, उन सभी का ही आपका वहाँ पर टेस्ट होना है। तो अगर आपका टेक्निकल नॉलेज काफ़ी साउंड है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
तो हम धीरे धीरे बात करते हैं कि सर जैसे CIL का आपने इंटरव्यू दिया था तो उसमें जो सब्जेक्ट की जो प्रेफरेंस रखी जाती है कि जनरली ये क्वेश्चन होता है, ये सभी को पता है कि व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो कौन से सब्जेक्ट हमें वहां पर अच्छे प्रिपेयर करके जाने चाहिए कि मतलब ज़्यादा भी नहीं करने, मिनिमम भी नहीं करने, हमारा काम चल जाए, क्योंकि CIL में इंटरव्यू का वेटेज थोड़ा कम रहता है और टेक्निकल पोर्शन का जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर किस तरीके से हमें अपनी सब्जेक्ट प्रेफरेंस बतानी चाहिए ताकि हम अच्छा स्कोर भी कर सकें, है ना, एवरेज स्कोर भी कर सकें और साथ ही साथ हम हमारे सिलेक्शन को पक्का भी कर सकें। सर जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो पीएसयू के जो इंटरव्यू है वो दो तरीके के हैं। एक मींस जिसमें कंप्लीटली इंटरव्यू बेसिस पर है, तो आप ये मान के चलिए कि हर स्टूडेंट का उस इंटरव्यू में, लाइक अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, BARC है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या इसरो का इंटरव्यू है, इनमें स्टूडेंट थॉरोली कंसेप्चुअली बहुत ही साउंड होना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको अल्टीमेटली टेक्निकल नॉलेज ही आपकी चेक होने वाली है। वहां पर ये मैटर नहीं करता आप किस तरीके से उनको कम्युनिकेट कर पाते हो। मींस देयर इज, सर यहां पर एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा, स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है कि सर लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, हमें इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में बोलना है, किस तरीके से हम लोग बात करें। बिल्कुल सर, ये सबसे तो बड़ा सर क्वेश्चन है कि लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। तो हमें ये पूछ भी लेना चाहिए इंटरव्यूअर से कि क्या सर हम इस लैंग्वेज में आंसर दे सकते हैं, नहीं मेरा भी ये मानना है, बताइए सर, ओवर टू यू। सर मेरा ये मानना है कि लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल में कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, लेकिन कुछ इंटरव्यूज में, क्योंकि आप जानते हैं कि केस हम जिस भी लैंग्वेज में, और जहां पर मैं गया हूं वहां मैंने देखा भी है कि इंटरव्यू पैनल खुद भी आपको सपोर्ट करता है कि आप अच्छे तरीके से आप जो कहना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करें। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, लेकिन कुछ इंटरव्यू, जैसे सपोज अगर आप एनएलसी साइड में एनएलसी का इंटरव्यू देते हो उस साइड, या यदि आप साउथ इंडिया साइड में जो भी इंटरव्यू आप फेस करते हो, तो वहां वो आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो उससे इतने वाकिफ नहीं होंगे, तो वहां उनको जो बेस्ट तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाए, तो उस लैंग्वेज में आपको इंटरव्यू देना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब मैं आता हूं, तो आप जाते हैं तो सबसे पहले कि वो पूछेंगे सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो जिसमें जिस सब्जेक्ट में भी आप कंफर्टेबल हैं, इसका नहीं है स्पेसिफिकली कि आप केवल पहले थर्मल सेक्शन बोले एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, अगर मैं बात करूं कि एज आप थर्मल सेक्शन बोले या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग बोले या इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट बोले, क्योंकि देखा सर कई बार ये भी जाता है कि आप जो भी सब्जेक्ट बोलते हो कई बार उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। बिल्कुल सर, राइट। सही कहा तो सर आपने। राइट, तो कई बार इसलिए जरूरी है कि आप जिस भी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, आप जो सब्जेक्ट पढ़कर आए हैं उसको आप अच्छे तरीके से बताएं, और जिस पर भी आपकी कमांड है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो भी मास्टर्स करके जाते हैं इंटरव्यू देने, तो वो अपने प्रोजेक्ट का खासा ध्यान रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ जिन्होंने एमटेक किया होता है उनका जो कंप्लीट इंटरव्यू होता है वो उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज्यादा मेजर फोकस होता है कि उन्होंने एडवांस लेवल में किस लेवल तक की रिसर्च की है, क्या उन्होंने वर्क किया हुआ है। तो ये दो तरीके के डोमेन जाते हैं। तीसरा पॉइंट सर मैं आता हूं, जहां पर इनका वेटेज कम है, यानी जहां पर इंटरव्यू का वेटेज कम है एज कंपेरेटिवली रिटर्न एग्जाम के, तो वहां पर सर जनरली देखा गया है कि इंटरव्यू के जो ड्यूरेशन होता है वो आपको 6 to 7 मिनट या 5 to 10 मिनट्स हार्डली आपको देखने को मिलता है पर स्टूडेंट। तो पर स्टूडेंट में सबसे पहली बात आप दिमाग में याद रख के चलें कि वो कंपनी जिस डायरेक्शन में वर्क कर रही है उस डायरेक्शन में जो भी सब्जेक्ट आपकी इफेक्टिव है आप उसको मेजर फोकस रख के चले। सपोज अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, CIL, NLC, ये जो PSU है ये वर्क करती है ऑन द बेसिस ऑफ द माइनिंग ऑफ कोल्स। तो कोल इज बेसिकली यूज इन द आर पावर प्लांट। तो पावर प्लांट एक अपने आप में की सब्जेक्ट हो जाती है जहां से यहां पर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। और मोर ओवर अगर मैं बात करता हूं अप्रोच की कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो वहां पर थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि बहुत सिंपल होते हैं। आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो आप इजीली उनको क्रैक कर पाएंगे। ओवर टू विशाल। थैंक यू सर। तो सर का बिल्कुल सही कहना है कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं होता, इंटरव्यू किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मल्टी डायमेंशनल इंटरव्यू होता है जिसकी प्रिपरेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। और जो यूजी स्टूडेंट है जिन्होंने डिग्री की है, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, तो उनको सभी सब्जेक्ट एक बार थोरोली रिवाइज करके जाना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने किया है, जैसे सर ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एमएनआईटी जयपुर से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ठीक है। और सर को काफ़ी अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी स्टूडेंट्स को इन्होंने काउंसलिंग के लिए मेंटर भी किया है। तो जो स्टूडेंट हमारे आईआईटी के इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करते हैं, पीएसयूज़ के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, उनको भी स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा गाइड किया है। तो अगर आप सर से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप चैट सेक्शन में कोई भी सवाल सर से पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चन मैं सर को कन्वे कर दूंगा। और अगर आप ये वीडियो को बाद में ऑफलाइन देखेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में भी इस सवाल को पूछ सकते हैं और उसका जो आंसर है उसको भी हम धीरे धीरे सॉल्व करने की, आपको बताने की कोशिश करते ही रहेंगे। सर मेरा ये सवाल रहेगा कि जैसे आपने कोई सब्जेक्ट बता दिया, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट बता दिया या फिर कोई हीट ट्रांसफर आपने सब्जेक्ट बता दिया, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड द हीट ट्रांसफर, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मटेरियल साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं, किसी ने कहा मटेरियल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उससे करंट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे बुलेट प्रूफ के जो जैकेट होती है उसके बारे में, मटेरियल साइंस का इंजीनियरिंग में क्या रोल है। तो ऐसे ऐसे एक दो क्वेश्चन आप हमें भी बताइए कि जो आपने फेस किए थे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जैसे ही आपने सब्जेक्ट बताया और आपके सामने वो क्वेश्चन आ गया कि ये क्वेश्चन बताइए मनीष सर, इसका आंसर क्या होगा, तो आप कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन आंसर बताइए ताकि स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा बूस्टअप हो जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के पूरे पीके नाक पढ़ के जाया जाए, है ना। तो पीके नाक पढ़ना तो बिल्कुल मुश्किल है इतना, क्योंकि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी कम टाइम मिलता है। तो कैसे क्वेश्चन, कैसे बेसिक क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, तो उनके एक दो बारे में आप थोड़ा हमें आइडिया दीजिए। सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कोल इंडिया के इंटरव्यू में नंबर ऑफ टाइम्स बहुत ही सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है। तो ये सर ये इतने बेसिक क्वेश्चन है कि हर मैकेनिकल इंजीनियर जिसने 4 साल अपनी कंप्लीट की है वो डेफिनेटली इनसे रूबरू कहीं ना कहीं हुआ होता है। मैटर होता है कि आप उस टर्म को कितने अच्छे तरीके से वहां पर एक्सप्लेन कर पाते हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक तरीके के कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एनएलसी के ड्यूरेशन में, एनएलसी इंटरव्यू के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसर, ऑन द बेसिस ऑफ द कंडेंसर कि कंडेंसर के लिए जो रिवर होती है, जो हम लोग जो रिवर यूज करते हैं, जो मोस्टली जो थर्मल पावर प्लांट है वो रिवर के साइड में ही क्यों बनाए जाते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि सर ये रिवर के साइड में ही क्यों बनाए जाते हैं, या जो वाटर है, कई बार सर क्या होता है कि क्वेश्चन उन्होंने पूछना सिंपल होता है बट लैंग्वेज उसके साइड की जो भूमिका होती है वो इस तरीके से बना दी जाती है कि वहां पर आपको क्रैक करना होता है कि वो पूछना आपसे बेसिक क्वेश्चन ही चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, जैसे जैसे क्वेश्चन, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का ही आपने अभी एग्जांपल दिया है। राइट, हाँ, तो वो पॉइंट भी कि अगर हम रिवर की क्या, आंसर में डाल देंगे तो हम भी इंटरव्यू को उसी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जिस डायरेक्शन में हम ले जाना चाहते हैं। राइट। एंड सर इन वन इंटरव्यू एक और क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज हैज, व्हाट इज हैज, डायरेक्टली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाट इज हैज इन देयर लैंग्वेज। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से अगर आप डायरेक्टली पूछेंगे व्हाट इज हैज क्या होता है, तो हो सकता है वो उसको क्रैक ना कर पाए। लेकिन जिस बच्चे ने हीट अफेक्टेड जोन को नाम सुना है और कभी जिंदगी में ब्रैकेट के अंदर HAZ लिखा होगा, उस बच्चे ने क्रैक कर लेगा कि हैज ये पूछना क्या चाह रहे हैं, एंड द होल इंटरव्यू गोएस इन दैट डायरेक्शन, दैट इज इन द वेल्डिंग डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। लाइक आपने एक सब्जेक्ट का नाम लिया मटेरियल साइंस, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी मटेरियल्स के ऊपर था, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, हैव यू हर्ड अबाउट सीएनटी, हैव यू हर्ड अबाउट सीएनटी। दैट कई बार क्या होता है इंटरव्यूअर, क्योंकि जैसा कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया, ये मल्टी डायमेंशन होता है तो आपको पता नहीं किस डायरेक्शन में जा सकता है। सीएनटी एक बेसिकली होता क्या है, एक एक्रोनिम है कार्बन नैनो ट्यूब का, कि यस सर। कार्बन नैनो ट्यूब का एक एक्रोनिम है जिसका बेसिकली यूज होता है जो आपके जो टेनिस के जो रैकेट वगैरह जो बनते हैं, जो रिसर्च चल रही है आज के टाइम पे, तो वहां पर इनका यूज होता है, तो उन्होंने वहां से टर्म उठा ली। तो इस तरीके के कुछ प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन, कुछ इंफॉर्मेशन बेसिस क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल है तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको चाहिए कि आपने जो भी जो पढ़ा है उसमें से किस डोमेन से वो पूछना चाह रहा है। मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक और क्वेश्चन पूछा गया था एनएलसी के इंटरव्यू में कि बॉयलर के अंदर हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो अगर सपोज उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो जाए, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो बॉयलर की एफिशिएंसी पर क्या फर्क पड़ने वाला है। बेसिकली जो इंटरव्यूअर था वो जानना चाह रहा था कि आपको कैलोरीफिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है।
दैट मीन्स लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। तो इन सब के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है कि नहीं? कई बार जैसे बोलते हैं ना कि गुलाब जामुन आपके सामने होगा लेकिन उसको सजा के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि आपको लगेगा पता नहीं आपसे क्या पूछ लिया गया है। तो इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत जरूरी है सर। ओवर टू यू विशाल सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने सर। जैसे कि बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज़ ए प्रैक्टिकल एग्जांपल कि सर से पूछा गया कि एंथैल्पी क्या होती है, तो आपका सिंपल सा आंसर होता है कि सर इट इज़ ए टोटल हीट कंटेंट। लेकिन उसके बाद अगर आप इंटरव्यू को कोई हिंट ही नहीं देंगे दूसरा क्वेश्चन पूछने का, तो वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आप इसी के साथ साथ ही थोड़ा सा उनको हिंट दे दें कि सर एंथैल्पी एक तरीके की एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप उसको हिंट राइट। दे रहे हैं कि सर हमसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछिए। फिर वो आपसे पूछेंगे सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर आप बताएंगे कि सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मास पर डिपेंड करती है। तो ऐसे करके आप उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू को ले जा सकते हो जिस डायरेक्शन में आप आंसर दे रहे हो। तो हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर देना चाहिए उनको, ताकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में पुट कर सके। नहीं तो वो ऐसे ही आपसे फिर क्वेश्चन वही सेम रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछते रहेंगे। उनका भी इंटरेस्ट आप में आना चाहिए कि हाँ आपने कुछ थोड़ा सा हिंट दिया है, हम उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो लास्ट में सर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सर आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले हमने प्रिपरेशन कर ली, टेक्निकल पढ़ लिया, एचआर पढ़ लिया, हमने हमारा जो नेटिव प्लेस है उसके बारे में भी पढ़ लिया, है ना। आफ्टर इंटरव्यू क्या होना चाहिए कि हमने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, वॉट एवर जो भी गया, उसका जो इम्पैक्ट है हमारे नेक्स्ट इंटरव्यू पर बिल्कुल भी ना पड़े, हम जो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें उस पर ना पड़े। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे हमें प्रोकास्टिनेटिंग को कम से कम करना चाहिए, उस पर भी आप थोड़ा हमें टिप्स दीजिए सर। बिल्कुल सर, मैं एक आपने बहुत ही अच्छा और बहुत ही मेन कंसर्न क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि कई बार क्या होता है सर, हम इंटरव्यू दे के आते हैं, कई बार तो इंटरव्यू देने के बाद ही स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट परफॉर्म भी अच्छा कर लेता है। तो सबसे पहली बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि नथिंग हर्ट्स अस, इट्स ओनली आवर ओन एक्सपेक्टेशंस। हमें कुछ भी हर्ट नहीं करता है, केवल हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं किसी भी चीज से, तो वो अल्टीमेटली जब ब्रेक होती हैं तो हमको हर्ट करती हैं और उसका इंपैक्ट हमारी आने वाली प्रिपरेशन पर पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जब भी इंटरव्यू हो जाए तो उसको एक एज ए प्रोसेस की तरह ले। अगर आपका अच्छा गया है, गुड, देयर इज अ स्टिल पॉसिबिलिटी। असल में जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की डीआर टेक्निक में, वहां पर एक पॉइंट और होता है डीआरएल टेक्निक, दैट इज एल। एल मींस लक फैक्टर आल्सो मैटर फॉर 1%। 1% इज दैट कि आपने जिस माइंडसेट से दिया है, हो सकता है कि सामने वाले ने आपको किस तरीके से जज किया हो, आपके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारी चीजें, लेकिन सामने वाला आप जो सुनना चाहते हैं अगर उनको वो आंसर नहीं मिला तो हो सकता है आपकी मार्किंग उस हिसाब से नहीं हो। तो जरूरी है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा भी गया है, गुड, तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके ना चलें, क्योंकि हो सकता है कि बाकी के अदर फैक्टर्स भी मैटर करेंगे। कौन से फैक्टर के जहां पर अगर रिटर्न का वेटेज ज्यादा है, कि सपोज आपने जस्ट एग्जाम को क्वालिफाई किया है कट ऑफ मार्क्स से, तो और वहां पर इंटरव्यू का वेटेज अगर 10 मार्क्स का है, तो आप कितना भी इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें तो आपकी एवरेज मार्किंग से 1 या 2 मार्क्स का आप ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस ला सकते हो बाकी अदर स्टूडेंट से। लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने तो इंटरव्यू तो सर बहुत अच्छा दिया, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं कुछ आपको स्टूडेंट से ऐसे इंटरेक्शन करने का मौका मिला, मुझे भी और आपको भी, आपने भी देखा होगा सर, कि जहां पर स्टूडेंट ने इंटरव्यू बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो गए एज कंपेरेटिवली। तो आप सेल्फ डाउट में चले गए कि यार मेरा तो इंटरव्यू अच्छा गया था, इनका खराब गया था, फिर भी ये सिलेक्ट हो गए। वो इसलिए हो गए क्योंकि वो जो प्रायर जो स्टेज थी, जो पहली वाली स्टेज थी, वहां उन्होंने इतने अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लिए कि ओवरऑल जब इंटरव्यू का इंपैक्ट आया तो वो बहुत कम हो गए। तो इसलिए आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, अगर आपका अच्छा नहीं भी जाता है तो उसे एक बहुत बड़ा इश्यू ना बनाए अपने माइंड में, चीजों को चलने दो और अपनी नेक्स्ट प्रिपरेशन है जो अगर जो पहला स्टेज है वहां पर ही आपको तोड़ फोड़ मचा देनी है। ठीक है, तो इंटरव्यू की ड्यूरेशन, इंटरव्यू के लिए जरूरी है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में तोड़ फोड़ मचाएं और उसके बाद इंटरव्यू के लिए जाएं और बाकी का अपने ऊपर भरोसा रखें, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दें, जो होगा अच्छा होगा। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि ओवर टू विशाल। एग्जाम देने से पहले इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें कि इंटरव्यू की बिल्कुल टेंशन ही ना रहे कि टेक्निकल चाहे कैसा भी पूछा जाए, हम तो वहाँ तोड़फोड़ मचाने ही वाले हैं, जैसा कि सर ने कहा आग लगाने ही वाले हैं। तो एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छा स्कोर कीजिए। अगर आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर हो रहा है तो डेफिनेटली टेक्निकल जो आपका नॉलेज है वो काफ़ी बेटर है। तो वहाँ पर वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को ही टेस्ट करेंगे, ज़्यादा आपसे कोई
कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि एग्जामिनेशन आप क्लियर करके आए, आपका टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा है, आप उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। आपको अगर किसी टेंशन वाली सिचुएशन में डाल दिया जाता है, किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में डाल दिया जाता है, तो उस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में आगे जब आप काम करेंगे उस पीएसयूज में, तो ऐसी सिचुएशन आने वाली है। हो सकता है आप रात को सो रहे हो और 12 बजे आपके पास फोन आएगी, सर बॉयलर ने काम करना बंद कर दिया है, तो उस समय आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। वो स्ट्रेस वाली सिचुएशन का ही बस वहां पर टेस्टिंग की जाती है कि सर टरबाइन ने काम करना बंद कर दिया है, लोड अचानक से सर इंक्रीज हो गया है ना। तो ऐसी सिचुएशन काफी आपके सामने आ सकती है कि लेबरर ने काम करने से मना कर दिया, तो फिर आप एज ए एग्जीक्यूटिव कंपनी की तरफ से आप वहां पर जाएंगे, है ना, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे और उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो ये सभी प्रोसेस का ही इंटरव्यू होता है, दैट इज इंटरनल व्यू। तो लास्ट में जाते जाते मनीष सर, आप कोई एक लाइन स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे, तो फिर हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल सर मैं स्टूडेंट से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, मैं 2 लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा कि मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, कि मंजिलें इंसान का हौसले आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, इंटरव्यू को अपना बेस्ट दें और फिर बाकी का अपना केस अरेस्ट कर दें गॉड के हाथ में। दैट इज ऑल फॉर फ्रॉम माई साइड। ओवर टू विशाल सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर ने बहुत ही अच्छी लाइन बताई, और इस लाइन से भी जो स्टूडेंट सीखने वाला होगा ना सर, वो एक चीज जरूर सीखेगा। पूछिए सर, क्या सीख सकता है वो। क्या विशाल सर? सर कुछ ना कुछ हॉबीज भी होती है जो इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, और अपनी हॉबी भी हमें वहां पर प्रिपेयर करके जानी चाहिए। तो जैसे सर ने काफी बिल्कुल अच्छी सर, लाइनें बिल्कुल। कही कि कोई स्टूडेंट होता है कि मुझे कहता है कि वो वहां पे कहता है कि सर मेरी हॉबी है शायरी पढ़ना, शायरी सुनना, गाने गाना, गाने सुनना। तो वहां पर आपको कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके भी दिखानी पड़ सकती है। तो हॉबी पर भी अच्छा खासा फोकस करके जाना चाहिए, एक हॉबी तो बिल्कुल प्रिपेयर करके जानी ही चाहिए। तो बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, उसका जो आंसर होगा मैं मनीष सर से पूछ के आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो सेशन को अपने यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। आपका जो मन का जो बोझ होगा कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्टेट पीएससी की, पीएसयू की, वो काफ़ी हल्का हो चुका होगा। तो अब इसी हल्के होने के साथ साथ ठीक है, अब हम सेशन को वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। तो गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, तो अपनी जो फीलिंग्स है, आपका जो फीडबैक है, जो भी आपका कमेंट है, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ इस सेशन को लाइक करके अपने सभी उन फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि किसी एग्जाम को क्रैक करे हुए हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं।